हेलो बच्चों, अरिहंत में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं डॉक्टर श्रुति मालवी आप लोगों को आज केमिस्ट्री का 10th क्लास का ICSE 2026 एग्जामिनेशन का सैंपल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाने जा रही हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ में। चलते हैं, पहले तो बात करेंगे, ये एक स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर है बच्चों। एक्चुअल पेपर से ये डिफरेंट होगा बिल्कुल, बट यहाँ से आपको कुछ आइडिया मिल जाएगा कि क्वेश्चंस किस टाइप से आने वाले हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ से बैठने वाले हैं। चलते हैं आगे। यहाँ पर देखिए, आपको मैक्सिमम 80 मार्क्स का यहाँ पर ये पेपर होगा और 2 घंटे में आपको ये पेपर जो है वो कंप्लीट करना होगा। इसके कुछ इंस्ट्रक्शंस है और हर एक पेपर को करने के लिए आपको इंस्ट्रक्शंस ज़रूर पढ़ने चाहिए। पहला है, आंसर टू दिस पेपर मस्ट बी रिटन ऑन अ पेपर प्रोवाइडेड सेपरेटली। आपको जो भी पेपर सेपरेटली मिलेगा आपको वहीं पर उसके आंसर्स लगाने हैं। यू विल नॉट बी अलाउड टू राइट ड्यूरिंग 15 मिनट्स। फर्स्ट 15 मिनट्स आपको कुछ भी नहीं लिखना है, वो आपको सिर्फ और सिर्फ पेपर पढ़ने के लिए दिए जाते हैं, ठीक है। दिस टाइम इज टू बी स्पेंड इन रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर में होता है ना कई बार कि सारे क्वेश्चंस हैं या नहीं, सीक्वेंस उनकी सही है या नहीं, कोई क्वेश्चन मिसप्रिंट तो नहीं हो गया है, तो उस क्वेश्चन पेपर को कंप्लीटली पूरा पढ़ने के लिए वो 15 मिनट्स दिए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, द टाइम गिवन एट द हेड ऑफ दिस पेपर इज द टाइम अलाउड फॉर राइटिंग द आंसर। वो जो 2 घंटे हैं एक्चुअली आपको टोटल मिलेंगे 2.25 घंटे, 2 hours and 15 minutes एक्स्ट्रा। तो रिटन पेपर जो आप करेंगे 15 मिनट के बाद में, वो आपको 2 घंटे में ही करना है। ये 2 घंटे में से कट नहीं होंगे 15 मिनट जो आपको एक्स्ट्रा के लिए बोला है। दूसरा है कि सेक्शन ए जो है वो कंपलसरी सेक्शन है, जिसमें से आपको कोई 4 क्वेश्चंस है ना, अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस फ्रॉम सेक्शन बी। सेक्शन ए आपको पूरा करना है और सेक्शन बी में से कोई 4 ही क्वेश्चन आपको यहाँ पर करने होते हैं। द इंटेंडेड मार्क्स फॉर क्वेश्चंस ऑफ पार्ट ऑफ क्वेश्चंस आर गिवन इन ब्रैकेट्स। और कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, क्वेश्चन के जो पार्ट्स हैं वो कितने कितने मार्क्स के हैं, वो आपको क्वेश्चन के लास्ट में ऐसे बड़े ब्रैकेट के अंदर देखने को मिल जाएगा। इंस्ट्रक्शंस फॉर द सुपरवाइजिंग एग्जामिनर। तो ये एग्जामिनर के लिए है, बट हम आपको बता देते हैं कि भाई सारे कैंडिडेट्स प्रेजेंट है या नहीं, वो ये सारी चीज़ें देख लेंगे। अब ये जो क्वेश्चन पेपर है वो सब्जेक्ट प्रोवाइड जो है रियलिस्टिक फॉर्मेट ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन के ऊपर बेस्ड है पूरा का पूरा। इसी से आपको रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब चलते हैं हम हमारे क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला क्वेश्चन हम लेंगे सेक्शन ए से, जिसके आपको सभी क्वेश्चन करना कंपलसरी है। तो देखिए क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे। पहला ही क्वेश्चन हमारा है, अच्छा क्वेश्चन 1 टोटल 15 मार्क्स का है, यानी कि यहाँ पर 1 मार्क के टोटल क्वेश्चंस कितने होंगे, 15 क्वेश्चंस होंगे और हर एक 1 नंबर का होगा, ठीक है। तो डू नॉट कॉपी द क्वेश्चन, राइट द करेक्ट आंसर्स ओनली। विच ऑफ द फॉलोइंग विल डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन टू गिव अ पॉजिटिव आयन अदर देन हाइड्रोनियम आयन एंड अ नेगेटिव आयन अदर देन हाइड्रोक्सिल आयन। यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनको डिसोसिएट करके आपको ये पता लगाना है कि ऐसा कौन सा आयन है जिसमें हाइड्रोनियम आयन ना बन रहा हो और हाइड्रोक्सिल आयन नहीं बन रहा हो। हाइड्रोनियम आयन का मतलब होता है H3O प्लस, या फिर आप इसको सिंपली H प्लस इन एक्वस सॉल्यूशन भी बोल देते हो, ठीक है। और हाइड्रोक्सिल आयन का मतलब होता है OH माइनस आयन बच्चे, ओके। अभी KOH अगर डिसोसिएट होता है तो देखो K प्लस में और OH माइनस में डिसोसिएट होता है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। HCl देखो डाइल्यूट HCl है, इसका मतलब HCl में जो ये H प्लस आएगा ये एक्वस मीडियम में आएगा, इसका मतलब ये हाइड्रोनियम दे रहा है, और Cl माइनस आएगा, इसका मतलब ये भी आपका आंसर नहीं है। अगला देखते हैं NaCl। अब NaCl अगर डिसोसिएट होता है तो क्या क्या आपको मिल रहा है, Na प्लस आयन मिलेगा और Cl माइनस आयन मिलेगा। तो देखो Na प्लस कोई हाइड्रोनियम आयन नहीं है और Cl माइनस कोई हाइड्रोक्सिल आयन नहीं है, तो हमारा यही आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट वन। और CH3COOH भी जब डिसोसिएट होता है तो CH3COO माइनस यानी कि एसिटेट आयन और H प्लस दे रहा है, इसका मतलब ये हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस ही बनाने वाला है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, NaCl, ओके। तो इस तरीके से आपको इसका आंसर देना है। हाँ, यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है डू नॉट कॉपी द क्वेश्चन, राइट द करेक्ट आंसर्स ओनली। तो आप जब वो शीट आपको दी जाती है वहाँ पर आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन नहीं लिखना है, सिर्फ और सिर्फ इसका आंसर लिख देना है। क्वेश्चन 1 करके, क्वेश्चन 1 का फर्स्ट करके आपको सी ऑप्शन यहाँ पर लिख देना है। नेक्स्ट है, अ कंपाउंड P इज हीटेड इन अ टेस्ट ट्यूब विद सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। एक कंपाउंड है P जो कि टेस्ट ट्यूब में सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में
हीट किया जा रहा है, यानी कि P जो है वो NaOH के साथ में हीट किया जा रहा है, अच्छी बात है। और रेड लिटमस पेपर हेल्ड एट द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब टर्न्स ब्लू, यानी कि यहाँ पर रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब है किस में कन्वर्ट हो रहा है, बेस में कन्वर्ट हो रहा है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ओके कुड बी जिंक सल्फेट। देखो जिंक सल्फेट अगर मैं इसकी जगह पे ZnSO4 लेती हूँ तो ZnSO4 से बनने वाला जो कंपाउंड है NaOH के साथ में मिक्स होने वाला जो कंपाउंड है वो Na2SO4 और जिंक हाइड्रोक्साइड, ऐसा तो होगा ही नहीं, ठीक है। कॉपर सल्फेट ले लीजिए, कॉपर सल्फेट भी अगर आप लेते हैं तो आपका बनने वाला कंपाउंड जो है वो CuOH का होल ट्वाइस बनेगा और बनने वाला है आपका वही Na2SO4। ये भी आपका ब्लू लिटमस नहीं देगा टेस्ट। फेरस सल्फेट FeSO4 देख लीजिए, अगर FeSO4 के साथ में आपने NaOH की रिएक्शन करवाई है तो NaOH के साथ में ये भी अगर रिएक्शन करता है तो आपको देता है वही सोडियम सल्फेट Na2SO4 देता है और फेरस हाइड्रोक्साइड देगा, ये भी आपका ब्लू लिटमस टर्न नहीं होगा। अमोनियम सल्फेट जो है वो आप देख सकते हो, अमोनियम सल्फेट, यस यहाँ कुछ संभावनाएं नजर आ रही हैं। अमोनियम सल्फेट अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्ट करता है तो Na2SO4 तो देगा ही देगा। देखो Na2SO4 की वजह से यहाँ पर ब्लू कलर नहीं आ रहा है मेरे बच्चों। बात यहाँ पर होगी अब अमोनियम हाइड्रोक्साइड की, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो एक बेस होता है और इस बेस की वजह से यहाँ पर ये लिटमस ब्लू में टर्न हो जाएगा। तो आंसर शुड बी अमोनियम सल्फेट। नेक्स्ट देखते हैं। Now, aqueous solution of potassium chloride can conduct electricity. Okay, aqueous solution potassium chloride का जो aqueous solution है वो electricity conduct करवा रहा है। Conduction of electric current is due to the presence of free ions. Obviously जब aqueous solution आपका पोटेशियम क्लोराइड का है तो पोटेशियम क्लोराइड क्या है, एक इलेक्ट्रोलाइट है और इलेक्ट्रोलाइट जो है वो अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाता है K+ आयन में और Cl- आयन में, जो कि ऑपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ जाने लगते हैं और यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन हो जाता है ड्यू टू फ्री आयंस। तो दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं और बी जो रीजन है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो बोथ A and R आर ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। C आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे बच्चों। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द आयन दैट कंटेन्स वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आइडेंटिफाई द आयन्स दैट कंटेन्स वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, OH- आयन देख लीजिए। अब OH- आयन में तो आपको दो लोन पेयर नजर आएंगे, है ना। OH- आयन पे तो आपको दो लोन पेयर नजर आएंगे। H3O+ में देख लेते हैं। H3O+ आयन जो है इसमें आपको एक लोन पेयर भी नजर नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर इसने इसके साथ में बॉन्ड बना लिया है, 2 2 4। ओके ठीक है, और प्लस चार्ज भी है। अमोनियम जो है NH4+, इसमें भी कोई आपको लोन पेयर नज़र नहीं आएगा, इसमें भी आपको लोन पेयर नज़र नहीं आएगा। एक लोन पेयर मुझे यहाँ ज़रूर नज़र आ रहा है H3O+ में, क्योंकि ऑक्सीजन की जो वैलेंसी होती है वो होती है आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 2 2 4 और 1 6। ठीक है, तो H3O+, क्योंकि OH- में तो आपको दो लोन पेयर नज़र आ रहे हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा H3O+, हाइड्रोनियम आयन। ओके, नेक्स्ट देखिए। ये एक डायग्राम बनाया हुआ है बेटे। 4 रिएक्शंस आर शोन बिलो इन द डायग्राम। यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जा रहा है फर्स्ट वाली में। सेकंड वाली में देखिए डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जिंक के साथ में, ओके, जिंक ग्रैन्यूल्स डाल दिए हैं डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलेगी, आपको पता है। इथेनॉल में यहाँ पर ये बुनसेन बर्नर बनाया हुआ है और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में मैग्नीशियम कार्बोनेट भी यहाँ पर डाल दिया है, जैसे यहाँ पर HCl में जिंक डाला हुआ है, बिल्कुल इस तरीके से। अब करना क्या है इसका देखते हैं। Which reaction produce water? ऐसी कौन सी रिएक्शन है जिससे आपको वाटर मिलेगा? ठीक है, 5th में। अब आप देखिए, इथेनॉल जब आप गर्म करोगे तो इथेनॉल गर्म करने पर आपको वाटर मिलता
है ना। और मैग्नीशियम कार्बोनेट जब आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में डाल देते हैं तो यहाँ से भी H+ और OH- आयन मिलकर के H2O का फॉर्मेशन आपको कर देते हैं। तो इथेनॉल और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड विथ मैग्नीशियम कार्बोनेट आपको देने वाले हैं। तो 3 और 4 यानी कि जो थर्ड आंसर है वो आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, व्हेन कंपाउंड X रिएक्ट्स विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ओके, जब कंपाउंड X जो है वो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के साथ में गर्म किए जा रहे हैं, इट रिलीजेस अ गैस दैट टर्न्स एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन फ्रॉम ऑरेंज टू ग्रीन। ऑरेंज से ग्रीन में पोटेशियम डाइक्रोमेट कन्वर्ट हो रहा है। पोटेशियम डाइक्रोमेट है यानी कि पोटेशियम तो होगा ही होगा, और क्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड से आ रहा है, ठीक है। एक कंपाउंड है X जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में आपने ट्रीट करवाया, और ये एक गैस दे रहा है जो पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन को ऑरेंज से ग्रीन कर दे रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द कंपाउंड X। तो पोटेशियम वाला जो आयन होगा या पोटेशियम वाला जो सॉल्ट होगा वही आपका आंसर होगा। लेड नाइट्रेट नहीं होगा, कॉपर कार्बोनेट भी नहीं, सोडियम क्लोराइड भी नहीं, पोटेशियम सल्फाइड आपका यहाँ पर से आंसर होगा। क्योंकि देखो यहाँ पर क्या मिल रहा है, टर्न्स एसिडिफाइड डाइक्रोमेट सॉल्यूशन को ऑरेंज से ग्रीन ये कर दे रहा है। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर जो आंसर है आपका कौन सा होगा, पोटेशियम सल्फाइड। नेक्स्ट देखिए, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 2 moles ऑफ अ गैस एट STP। तो देखिए 1 mole जो है 1 mole गैस का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, 22.4 लीटर्स। ओके, कितना होता है बच्चों, 22.4 लीटर। तो भैया 2 मोल का कितना होगा, 2 × 24, 2 × 22.4, तो ये कितना हो गया, 44.8 लीटर्स। तो 44.8 लीटर्स ये यहाँ पर आपको आंसर मिल जाएगा सी वाले में। नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई from the following metal oxide which can react with an acid as well as an alkali। ओके, एसिड और बेस दोनों के साथ में जो भी रिएक्ट करेगा वो क्या होगा, एम्फोटेरिक होगा। कौन होगा बच्चों, एम्फोटेरिक सब्सटेंस होगा, जो एसिड्स के साथ और बेसिस के साथ दोनों के साथ में रिएक्ट करता है। और एम्फोटेरिक ऑक्साइड सिल्वर ऑक्साइड नहीं होता, कैल्शियम ऑक्साइड भी नहीं होता, कॉपर ऑक्साइड भी नहीं होता, एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है, Al2O3। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। The structures of 4 hydrocarbons are shown below। ओके, 4 हाइड्रोकार्बन है जिनके स्ट्रक्चर्स आपको दी हुई है। How many isomers of butene are shown in the above structures। अभी आइसोमर्स क्या होते हैं, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है ना, बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होता है, ठीक है। दे आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, सो दैट in butene, what is the general formula of butene? The general formula of butene is general formula of alkene is CnH2n. Now for butene it will be C4H8। तो C4H8 जो है आपका ऐसी स्ट्रक्चर वाला जो है आपका आंसर होने वाला है। तो C4H8, 3 3 6 3 9 ना, इट इज नॉट द करेक्ट वन। 1 2 3 4 3 3 6 plus 2, it will be the isomer of butene। 1 2 3 4 4 carbons are there, 2 3 4 5 6 8। okay, this will also an isomer of butene, 4 carbons and 8 hydrogens। so there are also 1 2 3 4 carbons and 8 hydrogens, but this structure and this structures are having similar names, so they are not isomers, है ना। ये और ये दोनों एक ही स्ट्रक्चर है, they are similar structure, तो only 2 isomers are there, so the B1 is the correct answer। okay, next, which element among the following has the largest atomic radius? okay, according to the periodic table, when we go left to right in a periodic table, the atomic size decreases, and when we go up top to bottom in a periodic table in a group, atomic size increases। so aluminium, sulfur, magnesium, sodium, अगर हम इनकी बात करें तो the sodium has the largest atomic radius according to, for which
pH change is there the maximum increase in acidity? For which pH change is there the maximum increase in acidity? Okay, for which pH change? Initial pH is 6 and the final pH is 2, so there will be the maximum increase in acidity because the pH decreases. When the pH decreases, acidity increases. So this one is the correct answer, D. Now the equation below shows the reaction between element X and dilute sulfuric acid. X and dilute sulfuric acid के बीच में एक रिएक्शन हुई है जो हाइड्रोजन गैस दे रहा है. Which particles are responsible for conducting electricity in dilute sulfuric acid and compound XSO4? Okay, पार्टिकल्स की अगर हम यहाँ पर बात करें, द पार्टिकल्स रेस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी आर आयंस ओनली, बोथ पॉजिटिव आयन एंड द नेगेटिव आयन. सो द नॉट ओनली इलेक्ट्रॉन्स, नॉट ओनली पॉजिटिव आयंस, not only negative ion, both positive and negative ions, because the negative ions move toward the positively charged electrode and the positive ions are moved toward the negatively charged electrons. So that the answer will be D, both positive and negative electron ions. Next one. Methanol and ethanol belongs to the same homologous series. What does this statement means? देखो, in homologous series there is a difference of CH2 only and are identical in functional group and are identical in structure also, but there is a difference in CH2 only. So their molecule contains atoms only of carbon and hydrogen. No, their molecule have the same number of carbon atoms obviously, but not only the same number of carbon atoms, there are the same number of hydrogens also and the functional group also, है ना. So they have the same functional group, this will be the correct one. They have the same relative molecular mass. No, the molecular mass increases by 14 because one CH2 unit is increases in a homologous series. So the answer is they have the same functional group and the option is C. The ratio between the volumes occupied by 22 grams of dioxide, carbon dioxide and 10 grams of hydrogen gas is the ratio between the volumes occupied by 22 grams. Okay, okay. एक आप जानते हैं कि we are having grams of carbon dioxide and hydrogen are there, and in 1 mole there are 22.4 liters of a gas present. So we have to convert it into the volumes. So the 22 grams given mass upon molecular mass of carbon dioxide is 44 is equal to the volume. If we have to find the volume, then the volume upon 22.4, sorry, it will be volume upon 22.4. So we have to cross multiply it to find out the volume of carbon dioxide. So it is 2, so 22.4 upon 2 is the 11.2 liters of carbon dioxide. And for hydrogen gas there are 10 grams hydrogen gas. 2 is equal to the volume upon 22.4. So it is 5 into 22.4, 122 liters. Okay, then it is just 1/10 ratio. Okay, so the 1/10 ratio is the correct answer. 1/10 ratio, 1 ratio of the carbon dioxide and 10th ratio of a hydrogen gas is there. Now in the process of electro refining of copper shown in the diagram below, which of the following statement is correct? Okay, there is a electro refining of copper जो कि एक डायग्राम में आपको शो किया हुआ है. यहाँ पर एनोड मड है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, कैथोड और एनोड यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव दिए हुए. इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर यहाँ पर हो रही है. द एनोड इज मेड ऑफ कॉपर. अच्छा, ओके, यहाँ पर आपको बताना है कि एनोड किससे बना हुआ है और कैथोड किससे बना हुआ है. द एनोड इज मेड ऑफ प्योर कॉपर, द कैथोड इज मेड ऑफ प्योर
impure copper, copper is deposited at the anode and copper ions from the anode move to the cathode and get deposited as pure copper. देखिए copper ions CuSO4 जो है बच्चे, it will be dissociated like Cu2 plus ions and SO4 2 minus ions. Okay, now Cu2 plus ions, because the positive charge is there, they are going toward the cathode and SO4 2 minus are going toward the anode ions. So the copper ions from the anode move to the cathode and get deposited as pure copper. So D is the correct one. Okay, so we are completing the question number 1, and the section A is a compulsory section, and in section A we are completing the question number 1, which have 15 parts and each part is having 1 mark. Okay, so the question number 1 of 15 marks is completed. Now we are going to solve the question number 2. Now what is question number 2? Electroplating steel objects with silver involves a 3-step प्रोसेस. ओके, इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर जो है उसमें 3 स्टेप्स होती हैं, एंड द 3 स्टेप्स आर: देयर इज अ स्टील ऑब्जेक्ट विच इज ऑफ अ कैथोड negatively charged, and there is an anode of a copper which is positively charged, and the solution, electrolytic solution, is of aqueous copper sulfate. Okay, now in step 1 a coating of copper is applied to the object. Okay, सबसे पहले तो क्या होना है कि the coating of copper is applied on the silver steel object. Sorry. Step 2, in step 2 a coating of nickel is applied to the object, and in step 3 the coating of silver is applied to the object. There are 3 steps. Now the question is, now ये अब question जो है अब यहाँ पर आने वाला है. Diagram of the apparatus used for step 1 is shown. The chemical process taking place on the surface of the object is Cu2 plus when gaining 2 electrons gives copper as a solid substance. What is the observation seen on the surface of the object? Second question is, explain why the concentration of copper ion in the electrolyte remains constant throughout step 1. ओके, कॉपर आयन की जो कंसंट्रेशन है वो थ्रू आउट क्यों यहाँ पर कांस्टेंट रहती है, ये इसने पूछा है. फर्स्ट वाले में केमिकल प्रोसेस पूछा है, ऑब्जर्वेशन के लिए बोल रहा है. बी ऑप्शन में क्या बोल रहा है? गिव 2 चेंजेस विच वुड बी नीडेड इन ऑर्डर टू कोट निकल ऑन टू द ऑब्जेक्ट इन step 2. And the third question is, write down the reaction taking place at the positive electrode during step 3. Now we are going to answer these questions. Now क्वेश्चन 2 के ए का फर्स्ट वाले का देखो, रेडिश ब्राउन डिपॉजिट या पिंक डिपॉजिट या मास जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में यही पूछा है कि क्या केमिकल प्रोसेस होगा. तो सीधी सी बात है कि व्हेन कॉपर फ्रॉम एक्वस आयन, when copper ion from the aqueous solution gains 2 electron, it will be deposited as a solid substance, so the mass will be increased. Okay, now in second question, explain why the concentration of copper ion in the electrolyte remains constant throughout the step 1. So as anode releases copper ion, the concentration of copper ion does not decreases. Okay, because the anode regularly releases copper ion. Okay, and the B question is, give 2 changes which would be needed in order to coat nickel onto the object in second step. So anode should be made up of nickel. If you have to coat the object with nickel, you have to take the anode of nickel, and the electrolyte should be aqueous nickel sulfate or any salt solution of nickel. It will be a nickel solution. Okay, so the nickel coating will be done on object. And the third one is, write down the reaction taking place at the positive electrode during step 3. No, now on the positive electrode we have to write the equation. On the positive electrode we get the silver ion and electron from silver electrode. So from solid electrode of silver we get Ag plus ion and an electron free. Next question is, identify the following.
a bond formed between two atoms by sharing of a pair of electrons with both electrons being provided by the same atom. Second is a salt formed by the complete neutralization of an acid by a base. And C is a reaction in which the hydrogen of an alkane is replaced by a halogen. ओके आपको इन तीनों के आंसर के बाद में इसी का डी और ई भी आपको बताना है. आइडेंटिफाई द फॉलोइंग. द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ न्यूट्रल गैसियस एटम एंड homogeneous mixture of two or more metals or a metal and a non-metal in a definite proportion in their molten state. Now we are going to answer them. If the bond is formed by the sharing of electrons, then the covalent bond is formed. But when one species donating its electron pair to the another species, then the coordinate bond is formed. So there is a coordinate bond. Now second is a salt formed by the complete neutralization of acid and base. Any salt can form, any normal salt can form by the neutralization reaction. When acid and base are reacted with each other, any salt and water is formed because during the neutralization reaction. So the normal salt will be there. Now the reaction in which the hydrogen of an alkane is replaced by a halogen. When one substance replaces another substance, then the reaction is known as substitution reaction. है ना. हाइड्रोजन जो एल्केन का जो हाइड्रोजन है उसको हेलोजन ने रिप्लेस कर दिया, सब्सटीट्यूट कर दिया है. सो इट इज अ सब्सटीट्यूशन रिएक्शन. द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ न्यूट्रल गैसियस एटम, देन द आयनाइजेशन पोटेंशियल, ionization energy, ionization potential, the energy required to remove electron from a gaseous atom. So ionization potential. And the next one is a homogeneous mixture of two or more metals. Homogeneous mixture of metal is called alloy, is form alloy, or a metal and a non-metal in a definite proportion in their molten state. We have to gain alloy from the method. So the answer is alloy. Alloy is a mixture of metals. But कोई भी metal नहीं है ना. The metals of having approximately similar size है ना. The size or the radius of the two metals formation in alloy are not more than 15% है ना. उनकी जो रेडियस है उसमें 15% से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए. There should not be the difference of 15%, more than 15%. Complete the following by choosing the correct answers from the bracket. The question is of 5 marks and are having 1, 2, 3, 4, 5 parts also. When dilute sulfuric acid react with zinc granules, the gas evolved is hydrogen or carbon dioxide, which can be treated using a burning splint. When zinc granule and dilute sulfuric acid, there is a hydrogen gas released. Okay. A solution of copper sulfate in sodium hydroxide solution forms a solution of copper sulfate CuSO4 in sodium hydroxide. CuSO4 in sodium hydroxide, we get copper hydroxide, COH whole twice and Na2SO4. So in solution we get Cu2 plus ion. So due to the Cu2 plus ion, it will be a green precipitate. In methane, each hydrogen atom shares, in methane each hydrogen atom shares one electron only na with the central atom carbon. Okay, so the covalent bond will be formed. The electron affinity of element X is greater than the element of Y. The oxidizing power of X is likely to be more than that of element. Oxidizing power means the X have the tendency, a greater tendency of electron affinity. It will gain electrons very well. So the substances which gains electrons easily are reduces itself and showing the oxidizing power. So they are, the oxidizing power of X will be more. The
naturally occurring compounds of a metal from which the metal can be extracted is called its naturally occurring compound, it call its ore. ठीक है, देखते हैं इनके आंसर्स. Now hydrogen gas is released, the pale blue, okay sorry, the pale blue color of CuSO4 and Na2SO4, so copper sulfate and sodium hydroxide. So the pale blue color of copper hydroxide will be there. Next one is 1 electron more and ore. Match column A with column B. Okay, in column A there are some compounds: aluminium, sulfuric acid, calcination, calcium chloride, carbon tetrachloride, and in column B covalent compound, carbonate or Hall-Héroult process, contact process, electrovalent compound. Okay, so the correct answer, okay, we have to match the column, and this one is the correct answer. The aluminium Hall-Héroult process से मिलता है. सल्फ्यूरिक एसिड, ये देखिए यहाँ पर पूरा है आंसर यहाँ पर दिए हुए. कैल्सिनेशन जो है वो कार्बोनेट ओर्स के लिए होता है. कैल्शियम क्लोराइड, सॉरी, सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है. मैं इसको दोबारा से ऐसे लिख देती हूँ, यानी कि एक्चुअली ये जो आंसर है यहाँ पर 34251, ये ऐसा है कि इसका आंसर 3 होना चाहिए, यानी कि ऐसे सल्फ्यूरिक एसिड की कैल्सिनेशन कार्बोनेट ओर्स का होता है. कैल्शियम क्लोराइड इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड होता है, क्योंकि कैल्शियम का 2+ आयन जो है वो क्लोराइड के -1 चार्ज के साथ में यहाँ पर. और कार्बन टेट्राक्लोराइड एक कोवैलेंट कंपाउंड है, इन विच 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन and 1 electron of carbon share their electrons and form a covalent compound. So for aluminum it is Hall-Héroult process, sulfuric acid it is contact process, calcination is the method to refining carbonate ores. In absence of air they are roasted. Calcium chloride is an electrovalent compound, and carbon tetrachloride is a covalent compound. Next question will be, give the IUPAC name of the following organic compounds. There are 5, this question contains 5 marks, and there are 5 structures which we have to name them. There are 3 carbons, and according to the numbering 1, 2, 3, it is propanol. Propanol. Or propane 1-ol. Now it is 1, 2, 3, 4, 5 pent 1-ene or pent-ene only. Next, okay, draw the structural diagram for the following compounds. You have to draw the structure of but2-ine. But means 4 carbons, and according to the number we are placing ine, it means the triple bond on second carbon. So there is a triple bond, and this is the structure of but1-ine. In second question, 111 trichloromethane. Methane means 1 carbon containing substance, and 1 carbon containing substance have 111 trichloro. It means there are 3 chlorines and 1 hydrogen is there. Pentane 2-ol. Pent is the root word of 5 carbon, and ane
refers that all the 5 carbons are attached with a single bond, and 2 all means on the second carbon there is a hydroxide like this. So the structure will be this. प्रोपेनॉल फर्स्ट वाले का जो नाम था ये देखिए, इसका नाम है प्रोपेनॉल, सेकेंड वाले का है पेंटीन। ब्यूट 2 आइन का स्ट्रक्चर ये मैंने बनाया है, यहाँ पर आप देख सकते हो। नेक्स्ट है 111 ट्राइक्लोरोमीथेन, द कार्बन कंटेनिंग 3 क्लोरीन्स एंड 1 हाइड्रोजन। पेंटेन 2 ऑल कंटेन OH ग्रुप ऑन अ सेकेंड कार्बन। तो सेक्शन बी में हमें 40 मार्क्स का ये सेक्शन है जिसमें हमें केवल 4 क्वेश्चंस करने, बट मैं यहाँ पर आपको सभी दिखाऊंगी करके कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर आपको देखना है। ये क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट क्वेश्चन आपको 2 नंबर का मिलने वाला है। गिव 1 सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशन व्हेन एक्सेस ऑफ क्लोरीन गैस रिएक्ट विथ अमोनिया। ओके, अमोनिया के साथ में क्लोरीन गैस का जो एक्सेस है वो अगर आप रिएक्ट करवाते हैं तो यहाँ पर एक ऑयली सब्सटेंस, येलो कलर का ऑयली सब्सटेंस जो है वो यहाँ पर बनता है। जिंक नाइट्रेट इज स्ट्रांगली हीटेड इन अ टेस्ट ट्यूब व्हेन जिंक नाइट्रेट ZnNO3 होल्ड ट्वाइस। अगर ये भी आप गर्म करोगे तो आपको येलो कलर का एक सब्सटेंस मिलेगा जब ये गर्म होगा, और जब आप इसको ठंडा कर लोगे तो ये वाइट कलर का सब्सटेंस हो जाएगा। तो दोनों ही होते हैं कैसे, एक्सप्लोजिव। तो इसका आंसर देखते हैं। फॉर 1 इट इज़ येलो ऑयली एक्सप्लोजिव लिक्विड, एंड फॉर बी रेडिश ब्राउन गैस जो है वो यहाँ से निकलती है, या फिर अ गैस विच रिकेंडलेस अ ग्लोइंग स्प्लिंटर a residue which is yellow when hot and white when cold is formed। तो एक रेजिड्यू यहाँ से आपको मिलेगा जो कि गर्म जब होगा तब आपको येलो नज़र आएगा, एंड इट विल बी वाइट when it be cold। Now give reasons। It is also of 2 marks। When ammonia gas is passed over a black copper oxide in a combustion tube, a reddish brown substance is left behind and quicklime is not used to dry hydrogen chloride gas। Now फर्स्ट वाले का जो आंसर है व्हेन अमोनिया गैस इज पास्ड ओवर ब्लैक कॉपर ऑक्साइड, जब अमोनिया गैस को आप ब्लैक कॉपर ऑक्साइड के साथ में गर्म करवाते हैं तो कॉपर ऑक्साइड जो है वो रिड्यूस हो जाता है कॉपर में। CuSO4 कॉपर ऑक्साइड Cu2O जो है वो यहाँ पर कॉपर की फॉर्म में रिड्यूस हो जाता है। और यहाँ पर दूसरा जो है क्वेश्चन, क्विकलाइम इज नॉट यूज्ड टू ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, क्योंकि ये रिएक्ट कर लेगा, बिकॉज क्विकलाइम रिएक्ट विथ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, इट विल रिएक्ट, इसलिए उसको यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एलिमेंट X इज ग्रेटर देन Y। देखिए, इफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज ग्रेटर, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ X is greater than Y, then how is the oxidizing power of X likely to compare with that of Y? If electron affinity of X is greater, then it will reduces faster, and oxidizing power of X is greater, so the oxidizing power of X will be greater. How is the electronegativity of X likely? Electron affinity is greater, so that the electronegativity also increases, because the power of attracting electrons is greater of X than Y. State whether X is likely to be placed to the left or to the right of Y in the periodic table. So there is the answer, X has more oxidizing power than Y. X will be more electronegative than Y, and it will be placed right. Okay, so in periodic table more electronegative substances are placed to the right. Okay, next है write balanced chemical equation for the following reaction। अमोनियम क्लोराइड when react with कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो अमोनियम क्लोराइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में जब रिएक्ट करने वाले हैं तो यहाँ पर देखिए कौन कौन से सब्सटेंस आपको मिलते हैं। अमोनियम क्लोराइड when react with calcium hydroxide, then you will get calcium chloride CaCl2, ammonia and H2O. Okay,
So this is the balanced chemical reaction for A. For B, it will be nitric acid react with zinc carbonate. Nitric acid, the formula of nitric acid is HNO3. HNO3 when react with zinc carbonate, ZnCO3 whole twice, ZnCO3 zinc carbonate, ZnCO3, it will give H2CO3 and ZnNO3, zinc nitrate, ZnNO3 whole twice, and H2CO3. But H2CO3 after that, after the formation, it will give H2O and carbon dioxide gas also. H2CO3 reduces to the H2O and carbon dioxide. And the third one is concentrated sulfuric acid is added to hydrated copper sulfate. Concentrated sulfuric acid is H2SO4 is added to hydrated copper sulfate, CuSO4 dot 5H2O. Okay, so for by the reaction we get CuSO4 and hydrous CuSO4 and H2SO4, because H2SO4 releases water from the compound, so it will be anhydrous copper sulfate formed. So the answer is ammonium chloride when react with calcium hydroxide, it will give calcium chloride, ammonia and H2O. HNO3 when react with zinc carbonate gives zinc nitrate, H2O and CO2. H2SO4 when react with hydrated copper sulfate, it will give anhydrous copper sulfate and releases H2O. Now question number 4, name the main metal present in the following alloys. Duralumin. Duralumin is an alloy is used for making aircrafts and is an alloy of aluminium, and brass, copper. So the answer will be aluminium and copper. Laboratory preparation of hydrochloric acid from a less volatile acid, it is of 2 marks question, 1 mark for this and 1 mark for this. Bromine gas is passed over ethane in the presence of carbon tetrachloride. We have to write the balanced chemical equation for them. So the sodium chloride when in presence of concentrated H2SO4. So concentrated H2SO4 जो है वो क्या काम करता है, वाटर रिलीज करने का काम करता है, साथ ही साथ यहाँ पर से H प्लस और Cl माइनस भी यहाँ से रिलीज करने का काम करता है, एंड इट विल बी sodium bisulfate. And ethane when react with bromine gives an addition product dibromoethane. Abhishek was given a salt X for analysis which was white in color. On strong heating it produced a yellow residue, a colorless gas, and also a reddish brown gas. The solution of the salt X when tested with excess of ammonium hydroxide produces a chalky white insoluble precipitate. Name the colored gas evolved with Abhishek when Abhishek heated the salt strongly. देखिए, when Abhishek heated X, it will give a brown name the colorless colored gas, white in color. On strong heating it produces yellow residue, a colorless gas, and also a reddish brown gas. तो ये यहाँ पर reddish brown gas का जो नाम है वो पूछ रहा है. Evolved when Abhishek heated the salt strongly. Which cation was present in a sample given to Abhishek, and identify the salt given to Abhishek for analysis. तो यहाँ पर इसका आंसर आप देखिए, इट विल बी अ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस N2O, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होती है ऐसे ही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पर से रिलीज होती है, जो कि लेड आयन के प्रेजेंस में होता है. और लेड नाइट्रेट यहाँ पर आपको एज ए सॉल्ट अभिषेक को दिया हुआ था, क्योंकि लेड नाइट्रेट को जब आप गर्म करते हो स्ट्रांगली तो यहाँ पर से N2O गैस जो है वो रिलीज होती है. एंड द सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट X व्हेन
टेस्टेड विद एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ में इसको जब गर्म किया जाता है तो चौकी इनसॉल्युबल सब्सटेंस का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है, और ये कब होता है, जब लेड नाइट्रेट को इस तरीके से ट्रीट करवाया जाता है, ठीक है। सो द आंसर विल बी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, लेड आयन एंड लेड नाइट्रेट। नेक्स्ट है, इन अ राउंड बॉटम फ्लास्क, इट इज ऑफ 3 मार्क्स क्वेश्चन, मिक्सचर ऑफ इथेनॉल, एसिटिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड वॉज हीटेड। अब एक राउंड बॉटम्ड फ्लास्क है और उसमें ये सारी चीज़ें दी हुई है, तो आपको यहीं पर समझ में आ जाना चाहिए कि आपको यहाँ पर किसका फॉर्मेशन करवाना है। नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन अकरिंग इन द अबव setup, what is the role of sulfuric acid in this reaction, state one observation that take place during the reaction। so आपने अच्छे तरीके से, आपको पता है कि यहाँ पर ये एस्टरिफिकेशन हो रहा है क्योंकि एक एसिड और एक बेस, यहाँ पर देखिए इथेनॉल, अल्कोहल और एसिड जब यहाँ पर लिया जाता है तो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होता है बच्चे, एस्टर का फॉर्मेशन होता है। OH फ्रॉम द एसिड एंड H फ्रॉम इथेनॉल जो है यहाँ से रिलीज हो जाते हैं, H2O का फॉर्मेशन करते हैं एंड एस्टर जो है वो यहाँ पर फॉर्म होता है। तो नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन, टाइप ऑफ रिएक्शन का नाम जो है वो क्या है यहाँ पर, एस्टरिफिकेशन। और यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड का यही काम है, इट इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, सो द सल्फ्यूरिक एसिड इन दिस रिएक्शन इज रिएक्टिंग एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट एंड स्टेट वन ऑब्जर्वेशन टेक place during the reaction, and during the reaction we get ester, and esters are of pleasant fruity smell substances, so the observation will be a fruity smell is obtained, so the formation of ester is confirmed। अब बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 इज आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट एंड राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग। Nitric acid react with compound Q to give a salt, calcium nitrate, water and carbon dioxide. The formula of nitric acid is HNO3. It react with compound Q and give calcium nitrate. It means the compound Q is of a calcium salt. Okay, so the calcium nitrate, it means CaNO3 whole twice. Okay, and carbon dioxide and water. So it is a calcium carbonate. Okay, because after reacting with twice of HNO3, calcium carbonate gives calcium nitrate, H2O and carbon dioxide. Okay, so the balanced chemical reaction is this, and the reactant is calcium carbonate. It is calcium carbonate, and the answer is कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम बाइकार्बोनेट भी हो सकता है। कैल्शियम कार्बोनेट व्हेन रिएक्ट विद 2 moles of HNO3 gives calcium nitrate, H2O and carbon dioxide. H2 actually it gives H2CO3. After heating H2CO3 we get H2O and carbon dioxide final product as well as with calcium bicarbonate. Now what will be the mass of carbon dioxide that will contain the same number of molecules as present in 3.2 grams of a oxygen gas? So atomic weight of oxygen and carbon is given. Now what will be the mass of carbon dioxide that will contain the same number of molecules as present in 3.2 grams of oxygen? First we have to find out the number of molecules of oxygen gas in 3.2 grams. Okay, by the formula, mole concept formula, it is 3.2 given mass upon molecular mass is equal to the number, given number we have to find upon number of Avogadro. So it will be the 0.1 into Na, number of oxygen gas are there, and what will be the mass of carbon dioxide that will contain the same number in 0.1 Na, how many grams of carbon dioxide will be there? तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी आप सेम फार्मूला लगा करके इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इन 3.2 grams of oxygen it contains 6.023 into 10⁻22 molecules because it is 0.1 na, so after multiplying 0.1 into Na, it is 0.1 into Na, which is 6.023
3 into 10 raised to the power 22. After solving this, we get the number of oxygen. Okay, and in the same number, how many carbon dioxide will be there? So in same number, it is 6.023 into 10 raised to the power 22 upon the number of Avogadro into 10 raised to the power 23. It is 10 raised to the power minus 1 is equal to the how many grams of carbon dioxide? Na? What will be the mass of carbon dioxide? The mass of carbon dioxide, it means given mass upon molecular mass of carbon dioxide is 44. Then it will be 44 into 10 raised to the power minus 1, which is 4.4 grams. So the correct answer will be 4.4 grams of carbon dioxide. Okay. State the property exhibited by sulfuric acid in each of the following reactions. State the property. We have to state about the property of sulfuric acid in each of the following reactions. Sulfur with concentrated sulfuric acid. Sulfur when react with concentrated sulfuric acid क्या देगा ये यहाँ पर? स्टेट द प्रॉपर्टी यहाँ पर पूछा हुआ है. कन्वर्जन ऑफ फेरस सल्फाइड टू हाइड्रोजन सल्फाइड गैस यूजिंग सल्फ्यूरिक एसिड, ethanol with concentrated sulfuric acid. For this we have to write down the properties as well as the reaction. If you know about the, in first reaction it is showing its oxidizing property, and in second it is acidic property, and last dehydrating property is observed when ethanol with concentrated sulfuric acid is reacted each other. It will convert it into H2O. So the in sulfuric third sulfuric acid acts as a dehydrating agent, and in this oxidizing property is observed. Next है, give balanced equation for the following. Laboratory preparation of ethyne from calcium carbide. How ethyne is formed with calcium carbide. Conversion of acetic acid to ethyl acetate. Laboratory preparation of nitric acid. जितनी भी laboratory methods हैं, जितनी भी name reactions हैं, जितनी भी conversion reactions हैं, वो सारी आपको याद होनी चाहिए. And the answer will be the calcium carbide H2O gives calcium hydroxide and C2H2. फर्स्ट वाला. सेकेंड वाला है कन्वर्जन ऑफ एसिटिक एसिड टू इथाइल एसीटेट. एसिटिक एसिड इथाइल एसीटेट में कब कन्वर्ट होगा? क्योंकि ये क्या बना रहा है? एस्टर बना रहा है, और ये खुद क्या है? एक एसिड है. तो आपको क्या चाहिए? एक अल्कोहल चाहिए. अल्कोहल चाहिए जो भी 2 कार्बन वाला चाहिए, सो दैट यू कैन गेट द एस्टर. And in the last reaction, the laboratory preparation of nitric acid, sodium nitrate when react with H2SO4 gives sodium bisulfate and nitric acid. Okay. Now, question 6 of 2 marks is of 2 marks, and question 6 state that a student was asked to perform 2 experiments in the laboratory based on the instructions given. Observe the picture given below and state one observation for each of the experiments 1 and 2 that you would notice on mixing the given solutions. In experiment 1 we can see that the test tube containing solution of zinc sulfate, and there is a test tube containing solution of barium chloride. The white substance will be formed, barium sulfate, है ना, क्योंकि बेरियम क्लोराइड जिंक सल्फेट के साथ में रिएक्ट करेगा तो BaSO4 का फॉर्मेशन होगा, है ना. ZnSO4 when react with barium chloride BaCl2 gives barium sulfate BaSO4 and zinc chloride. So the white substance of barium sulfate will be formed. Now in experiment number 2, test tube containing ammonium hydroxide solution, okay, is added to the test tube containing precipitate of copper hydroxide. Okay, copper hydroxide react with ammonium hydroxide. तो एक blue substance will be formed. Okay, it is of ammonia, H2O and carbon copper substance. Okay, next
ओके, अ वाइट प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड ऑफ बेरियम सल्फेट, है ना, एंड ब्लू प्रेसिपिटेट डिजॉल्व फ्रॉम एन इंकी ब्लू सॉल्यूशन. ओके, देयर इज अ इंकी ब्लू सॉल्यूशन फॉर्म्ड इन द एक्सपेरिमेंट नंबर 2. ओके, you are provided with a list of chemicals mentioned below in the box. Sodium hydroxide solution, copper carbonate, zinc, hydrochloric acid, copper, dilute sulfuric acid. Using suitable chemicals from the list given, write balanced chemical equation for the precipitation of salts mentioned below. We have to find copper sulfate and we have to find sodium zincate. So copper sulfate for copper sulfate we have to take copper carbonate और a copper carbonate. तो एक तो हमें चाहिएगा कॉपर वाला सॉल्ट, कॉपर सल्फेट चाहिए, और एक हमें चाहिए सल्फेट वाला सॉल्ट, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. तो कॉपर कार्बोनेट एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज वी हैव टू टेक फॉर फर्स्ट. एंड सोडियम जिंकेट, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज देयर एंड जिंक also. So the answer will be copper carbonate and sulfuric acid when react with each other gives copper sulfate, and zinc and sodium hydroxide when react gives sodium zincate. Next question is solid ammonium dichromate decomposes as under. Sodium dichromate when decomposes gives nitrogen gas, H2O and chromate ion. If 126 grams of ammonium dichromate decomposes, calculate the number of moles of ammonium dichromate that undergoes decomposition. Okay, the number of moles. Okay, we have to find the number of moles in 126 grams. So कैसे कैलकुलेट करते हैं आपको पता है, द गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, अमोनियम क्लोराइड का जो मॉलिक्यूलर मास है उसको आप लगा दीजिए, इज इक्वल टू द मोल्स. यू गेट द मोल्स ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट. द मास ऑफ क्रोमिक ऑक्साइड, द क्रोमिक ऑक्साइड फॉर्म्ड एट द सेम टाइम. How much mass of when 1 mole of ammonium dichromate react or decomposes gives 1 mole of chromic oxide. So the moles you have to find in question number 1, and after that you get the mass of chromic oxide. The volume of nitrogen gas evolved as STP. It is a simple mole concept based question, and the answer is this. 252 grams of ammonium dichromate means 1 mole. So the 126 gram of ammonium dichromate gives 0.5 moles, and in 252 grams of ammonium dichromate it gives 152 grams of chromic oxide, then 126 grams of ammonium dichromate provides 152 into 126 upon 250, which is 76 gram of chromic oxide, and of 252 grams, which is 1 mole of ammonium dichromate, gives 22.4 liter of nitrogen gas, which is 1 mole of nitrogen gas. So the half mole, which is 11.2 liters of nitrogen gas is evolved. Now identify the reactants P, Q and R in the following reaction. When copper oxide react with P gives copper and water. It is a acid, it is an acid, ये मैं बता देती हूँ अभी आपको. Iron pyrite when react with oxygen with Q give iron oxide and sulfur dioxide. It is also an acid which is sulfuric acid. आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा, है ना, सल्फर वाला एसिड यहाँ पर यह है. सोडियम क्लोराइड when react with R give सोडियम नाइट्रेट, यानी कि सिल्वर नाइट्रेट यहाँ पर से आपको मिलने वाला है. तो देख लेते हैं वाली क्वेश्चंस, इक्वेशंस. हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड सिल्वर नाइट्रेट. ओके, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर आप देखिए ऑक्सीजन यहाँ पर है. अच्छा, आयरन पायराइड जो है वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेगा, और सोडियम क्लोराइड जो है वो यहाँ से नाइट्रेट और यहाँ से सिल्वर नाइट्रेट के साथ में रिएक्ट करेगा. ओके, तो सिल्वर नाइट्रेट
is the answer. Now for question 7, question 7 is of 2 marks. Give reasons for the following. Nitric acid does not normally liberate hydrogen gas when it react with active metals because it does not releases hydrogen with active metals, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में इसके पहले आता है. सिल्वर प्लेटेड कटलरी इज नॉट कंसिडर्ड एज प्योर सिल्वर बिकॉज द सिल्वर प्लेटिंग इज डन ऑन द कटलरी ओनली, है ना. द नाइट्रिक एसिड इज वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड हैज ऑक्सीडाइजेज हाइड्रोजन टू water, है ना, because nitric acid is a strong oxidizing agent and oxidizing agents adds oxygen to the substances, so the hydrogen will oxidizes and give H2O, so the hydrogen gas is not obtained from the active metals and it is made of fully silver only. Its top coating is of silver क्योंकि only silver coating is done by the process of electroplating on the utensils, that is why. The following questions relate to the extraction of aluminium by electrolysis. It is of 2 marks question. For 1 mark for this, name the other compound which contains aluminium added to alumina, and B, give a balanced equation for the reaction that place at the कैथोड. सो इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान आपको क्रायोलाइट भी आप यहाँ पर ले सकते हो. एंड व्हेन एल्यूमिनियम आयन, एल्यूमिनियम के ऊपर कितना चार्ज होता है, एल्यूमिनियम इज हैविंग 3+ चार्ज ऑन इट, सो इट गेन्स 3 इलेक्ट्रॉन्स एंड गिव एल्यूमिनियम एज अ सॉलिड सब्सटेंस. नाउ गिव बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. नाउ देयर आर 3 क्वेश्चंस एंड इज ऑफ 3 marks question. Action of warm water on aluminum nitride. What happens when warm water react with aluminum nitrate? Oxidation of carbon with concentrated nitric acid, and laboratory preparation of ethanol by using chloroethane and aqueous sodium hydroxide. So for one, aluminum nitrate when react with hot water gives aluminum hydroxide. When carbon react with HNO3 gives carbon dioxide, NO2 and H2O also. And when chloroethane react with aqueous NaOH gives ethanol and NaCl. Now Rohit has solution X, Y and Z that has pH 2, 7 and 13. इसका है pH 2, इसका है 7, इसका है 13 respectively, which will liberate sulfur dioxide gas when heated with sodium sulfide. ओके ये यहाँ पर देखिए एसिड है या यहाँ पर बेस है और ये यहाँ पर न्यूट्रल सब्सटेंस दिया हुआ है, तो इसमें से कौन रिएक्ट करेगा, सीधी सी बात है एसिड बेस और सॉल्ट में से आपको बताना है. विल लिबरेट अमोनिया गैस व्हेन रिएक्ट विथ अमोनियम क्लोराइड, विल नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन लिटमस. तो ये तो हो गया आपका वाई, और एक्स और वाई जो है यहाँ पर लास्ट वाला वाई बिकॉज इट विल नॉट रिएक्ट विथ लिटमस न्यूट्रल सब्सटेंस, एक्स एसिड और जेड जो है वो बेस है, तो वहाँ पर रिएक्शन जो है यहाँ पर एसिड के साथ में हो रही है, ये वाली बेस के साथ में हो रही है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 कंटेन्स 2 questions is of 1 marks each. State giving reasons if zinc metal and ammonium metal can be distinguished by heating the metal powders separately in 2 different test tubes with concentrated sodium hydroxide solution. We have to give the reason of that. And in B, calcium nitrate and lead nitrate can be distinguished by adding ammonium hydroxide solution to the salt solution, and this is the answer. No, in first question zinc metal and ammonium metal can be distinguished by heating. No, they cannot be distinguished by simple heating, है ना. The metal powders separately in 2 different test tube with concentrated sodium hydroxide solution, so they will not distinguish by simple heating only. Both will liberate hydrogen gas which burns with a pop sound, so we will not distinguish between the zinc and aluminum by this method. Calcium nitrate and lead nitrate can be distinguished by adding ammonium hydroxide solution to the salt solution. Yes, we can distinguish between them because a white precipitate will be formed with lead nitrate, but there is no PPT formed when calcium nitrate will be react. Okay. ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम ऑफ अमोनियम आयन. अमोनियम आयन मैंने कई बार बनाया है यहाँ पर. इट इज NH4+. सो व्हेन हाइड्रोजन react with 3 hydrogen, each hydrogen shares
its electron with nitrogen and 3 covalent bonds are formed, and on the nitrogen we are having a lone pair of electron which is donated to one hydrogen, so we get plus charge on that. So that each hydrogen gives it one electron to the nitrogen and form single bond by sharing one electron, and 3 covalent bonds are present, and there is a lone pair of nitrogen which is donated to the hydrogen and get positive charge on that. Now write balanced chemical equation for the following conversions A to C. What happens when zinc zinc converted into zinc sulfate, zinc converted into zinc sulfide, and zinc sulfate converted into zinc. So in A, zinc, when H2SO will react with H2SO4, it liberates hydrogen gas and give zinc sulfate. And B, जिंक सल्फर में कभी कन्वर्ट होगा जिंक सल्फाइड में जब सल्फर के साथ में रिएक्ट करेगा, सिंपल. बट इन रिएक्शन नंबर 3 जिंक सल्फेट कन्वर्ट्स इनटू जिंक हाइड्रोक्साइड. तो जिंक सल्फेट कन्वर्ट्स इनटू जिंक हाइड्रोक्साइड व्हेन रिएक्ट विद base sodium hydroxide, then the side product is byproduct will be sodium sulfate या फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी आप इसको रिएक्ट करवा सकते हैं. Now next question is L, M and N are 3 elements with atomic number 13, 7 and 10 respectively. It is aluminium, it is nitrogen, and it is neon. Answer the following questions using the alphabets given. Do not identify the elements. Okay, we have not to identify the elements. Okay. Which element can combine with hydrogen to form a gas which produces dense white fumes with concentrated HCl? इसमें से कौन सा होगा जो white fumes देता है concentrated HCl के साथ में? तो एलिमेंट है आपका एल्यूमिनियम, नाइट्रोजन एंड नियॉन. तो एल्यूमिनियम हैज 0 इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, नियॉन ये वाला कैन फॉर्म एन आयनिक कंपाउंड विथ ऑक्सीजन. तो ये रहा आंसर आपका M, N एंड L. बिकॉज M, N और L के अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो M 13, 7 L, M, N, ये है 13, ये है 7 और ये है 10. इट इज़ एन इनर्ट गैस. वो एल्यूमिनियम है, अल्कली मेटल है ना. तो ये आंसर आपका है. तो अकॉर्डिंग टू द question paper, here are the answers of all the questions given in a question paper or a sample question paper. करना कैसे है आपको पता है. there are 2 sections and there is no choice in section A, and in section B only 4 questions you have to be attempted. मैंने यहाँ पर आपको सभी समझा दिए हैं. होप आप सभी को पसंद आया होगा. तो अरिहंत के साथ में बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ में. थैंक यू ऑल.